हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय इतना। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू दे रखी है, वर्क डन ऑन द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल आपको निकालना है। तो जनरली इसमें आप नॉर्मल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन से, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप लगा सकते हो। तो चलो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बेटा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो आगे दे रखा है बेटा, एक्स जो दे रखा है वो फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, और वो कितना दे रखा है आपका? अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, मीटर में दे रखा है ये, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। चलो एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? dx बाय dt होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू d बाय dt, और x की जगह पे हमने रख दिया अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 अल्फा टी प्लस बीटा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 है, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। पुट कर दो तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2t प्लस 1 आ गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? तो t की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड हम निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड कितना आ जाएगा बेटा? 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया आपका? 7 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है हाफ एम की वैल्यू कितनी है आपकी? दे रखी है 2 kg इंटू वी स्क्वायर। तो वी मतलब 7 7 का 49 का स्क्वायर और 25, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 25 में 49 में से 25 गया, कितना आ गया बेटा? 24 जूल। तो जो वर्क डन की वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई? 24 जूल। तो आंसर कितना होगा आपका? 24 जूल। द आंसर इज 324 जूल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है ये, और बोला है शोन इन द डायग्राम व्हेन इंसिडेंट रेस पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, इंसिडेंट रे जो है ये वाली इंसिडेंट रे, ये बेस ऑफ द प्रिज्म के कैसे है? पैरेलल है। द एमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सेकंड सरफेस। जो एमर्जेंट रे है वो सेकंड सरफेस को कैसे करके गई? ग्रेस करते हुए गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो करते हैं, ठीक है। पहले बनाते हैं डायग्राम। अच्छा, इसी में देखते हैं थोड़ा सा कि ग्रेस करते हुए गई मतलब कि प्रिज्म की ही सरफेस से वो क्या हो गई बेटा? निकल गई। दैट मीन्स ये जो एंगल बना होगा, ये कितना होगा आपका? 90 डिग्री। ये जो एंगल ग्रेस करते हुए निकल गई आपका, अगर हम इधर से नॉर्मल खींचे तो ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। मतलब कि 90 डिग्री होगा। मतलब कि जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो 90 डिग्री है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं अपन। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। ये आपका प्रिज्म है, और सही बनाते हैं। ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ठीक है। इंसिडेंट रे आई एंड देन ये ऐसे कुछ निकल गई, यहाँ से हमने नॉर्मल खींचा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और यहां से जाने के बाद ये इसी सरफेस से अलोंग ग्रेज कर गई, ठीक है। यहां से हमने नॉर्मल खींचा, और ये तुम्हारा जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ले लिया, ये R1, ये I1 ले लो, ये R1 और ये R2, ये आपका R2 हो जाएगा। R1 R2 कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रहा होगा।
R1 R2, ठीक है। तो अब अगर ये 90 डिग्री पे चली गई, अगर कोई लाइट अलोंग द सरफेस चली जाती है, तो ये कंफर्म होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है क्या? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है और रेयरर जाने वाली जो लाइट है अलोंग द सरफेस चली जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो जाता है बेटा? क्रिटिकल एंगल के बराबर। मतलब जो ये R2 है ये किसके बराबर हो गया? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपन। स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ अपन लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों के क्राइटेरिया में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो चलो, साइन R2 जो कि क्रिटिकल एंगल है डिवाइडेड बाय साइन E जो कि एमर्जेंट एंगल, और एमर्जेंट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, लाइट कहां पर गई? तो लाइट गई सर एयर वाले मीडियम पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कहां से आई? तो ग्लास से आई, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन R2, साइन E की वैल्यू कितनी है? साइन 90 और साइन 90 1 हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू बेटा दे रखी है √2, ठीक है। तो जनरली R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 45 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, ये एंगल आपका 45 दे रखा है बेटा, क्या ये एंगल 45 है? तो I1 भी कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। चलो R2 निकाल लेते हैं अपन। तो यहां पर भी स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहां पर लाइट रे जा रही है बेटा? ग्लास में जा रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? ग्लास का। कहां से आ रही है? एयर से आ रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो चलो, तो साइन I1 की वैल्यू कितनी है? साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन I1 की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो, तो साइन 45 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √2 साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू कितनी दे रखी है? √2, ठीक है। √2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो साइन R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 अपॉन 2। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है बेटा? तो ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2। जब हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 45 डिग्री, और R2 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। R2 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 75 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 75 डिग्री। चलो, हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ये 45, तो ये भी एंगल 45 डिग्री। तो चलो, यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू भी हमें पता है, तो थीटा प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 75 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 75 45 कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो थीटा प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, डेट मीन्स कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन इजी क्वेश्चन भी था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन दिस शिफ्ट।
और बहुत कम ही बच्चों ने इसे सॉल्व किया होगा, तो ट्राई करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज propagates through a medium of conductivity 10 mho per meter. The ratio of maximum current density, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट डेंसिटी टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? रेशियो फाइंड आउट करना है, ये बोला हुआ है। चलो करते हैं क्वेश्चन इसको हम लोग। तो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 100 मेगाहर्ट्ज है, तो 100 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज हो जाएगा। आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ होती है। एफ की जगह पे यहाँ पे रख दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और एफ की जगह पे हमने रख दिया 100 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इंटू ई होती है क्या? अरे बोलो भाई, सिग्मा इंटू ई होती है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन देखा था, ठीक है। तो ये हमें क्या निकालना है बेटा? मैक्सिमम निकालना है। सिग्मा ई क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ई क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने माना है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट कर रही है, तो यहाँ पे हमने साइन माइनस का ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जेसी यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका? ई सिग्मा ई नॉट। अच्छा, ये मैक्सिमम चाहिए, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी? 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम निकालते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है आपका? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है, पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ईडी आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या होगा आपका? ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई इंटू ए, तो ए बाहर आ जाएगा, तो डी ई डिवाइडेड बाय डी टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी बाय डी टी, और ई का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलो, तो आई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। इसको करेंगे तो ई नॉट तो बाहर आ जाएगा आपका, ई नॉट आपका बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का कितना आ जाएगा? यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बेटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हमें ये क्या निकालना है? अच्छा, यहाँ पे हम एक काम निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, तो एरिया से हमने क्या कर दिया? हर जगह पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकल गया। ए से ए यहाँ पर मर गया, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम निकालना है ये चीज। तो मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? जब एंगल 0 डिग्री हो, और 0 डिग्री हो तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1। तो यहाँ पे हमने रख दिया एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेट देम इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने करंट डेंसिटी की मैक्सिमम इक्वेशन कितनी लिखी बेटा? सिग्मा सिग्मा ई नॉट कितना था? सिग्मा ई नॉट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की मैक्सिमम कितना लिखा हमने? कितना लिखा? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा। कितना था बेटा? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ई नॉट से ई नॉट क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपकी दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, 10 मो पर मिनट, 10 मो पर मीटर। देखो जरा ध्यान सुनो, ये एसआई यूनिट में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 रखा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे रखना है? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम 9 × 10⁻⁹ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹ लिखते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹, और ओमेगा की जगह पे 2 पाई, और एफ कितना था बेटा, 100 × 10⁻⁶, इतना था क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 2 पाई से यहाँ पे 4 पाई कट गया, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना है बेटा, 10⁻8 है ये, तो यहाँ से ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे एक 10 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1/9 2 = 18, और इंटू 10 हुआ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 1800 आ जाएगा क्या। तो दैट इज अ रेशियो 1800, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो फुली आपको समझ में आया होगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 1800। आंसर कितना है आपका बेटा, 1800, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस 6 mm इन अ विस्कस फ्लूइड इज 20 cm. द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉल ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग रेडियस इतना। तो ठीक है, ये तो आपको पता है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पता है आपको बेटा, कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ टू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वन अपॉन रेडियस ऑफ टू का होल स्क्वायर। क्या हम लोग लिख सकते हैं ये, बिल्कुल हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन कितना दे रखा है आपका, 20, टू की आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। रेडियस ऑफ वन कितना दे रखा है आपको, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ वन दे रखा है 6/3 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख दिया। तो 20 अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड निकालनी हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी 20, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 20/9 × 36, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब पार्टिकल हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है, मास इतना, इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.21 वोल्ट, wavelength of matter associated with the particle is alpha into 10 की पावर -12, the value of alpha is। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलो अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वेवलेंथ। चलो तो करते हैं अपन। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, h अपॉन अंडर रूट 2m⁴v, कोई दिक्कत, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने रखा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √/2m⁴v, बस डायरेक्ट हमने इसमें पुट करा वैल्यू। तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय रूट ओवर √2। मास की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, डाइलेक्ट्रिक द पार्टिकल हैविंग मास इतना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -27। क्यू कितना दे रखा है आपका, क्यू दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -19, और v कितना दे रखा है, v आपका दे रखा है 1.1, पोटेंशियल भी आपका दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, क्योंकि पूरी पूरी मैथमेटिक्स है, टाइम जाएगा कैलकुलेशन में, इसको आप सॉल्व कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। तो इसका इसका जो आएगा आंसर, ये आएगा बेटा 10 इंटू 10 की पावर -12, तो आंसर इज 10। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप द टू स्लिट्स आर केप्ट बिटवीन 0.4 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, ये भी इजी क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि इसमें जरा देखो, अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट थिकनेस इतना,
इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स। वही है कि जो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन होगी वो सेंटर से क्या हो जाएगी, शिफ्ट होके ऊपर चली जाएगी, और y की वैल्यू भी दे रखी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह निकालना होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे दे रखा है बेटा कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर केप्ट एट इतना। तो डी स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, मीटर में चेंज कर दिया। स्क्रीन इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये दो स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। इफ अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस इतना माइक्रोमीटर, तो थिकनेस की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मीटर में चेंज कर दिए। इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द स्लिट देन द सेंटर ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट बाय, तो y जो है वो कितना शिफ्ट कर गया बेटा, 20 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट निकालना है। चलो, आपको पता है कि म्यू -1 इज इक्वल टू कितना, किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स के बराबर होता है, पाथ डिफरेंस इतना होता है, ठीक है। तो म्यू -1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं बेटा, डी साइन थीटा। और क्योंकि आपको पता है कि जो साइन थीटा है बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू -1 टी डी tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है, y डिवाइडेड बाय डी। अरे बोलो भाई, तो म्यू -1 टी इज इक्वल टू डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी, ये है फॉर्मूला, यहां से निकलता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया भी हो गया होगा कहां से आया। चलो, हमको निकालना क्या है, हमें y की वैल्यू से करते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा म्यू -1 टी इंटू डी डिवाइडेड बाय म्यू -1 टी इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो y इज इक्वल टू, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं कैलकुलेशन इसकी, नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, y इज इक्वल टू आ गया म्यू -1 टी टी कैपिटल डी टी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10⁻³ तो y की वैल्यू हमने रख दिया 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू म्यू -1। थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 20 इंटू 10⁻⁻6, तो थिकनेस है आपकी यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁻6। दो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, रख दिया, अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻³ कितना है, 0.4 इंटू 10⁻³ कुछ नहीं करना है इसमें, सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, म्यू की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं, 20 से 20 वैसे ही कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 की पावर ऊपर गया 3 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम रब कर देते हैं, इसको यहाँ पे ये खत्म, ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। और 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10 की पावर -3 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.4। ये से ये भी कट जाएगा, ठीक है, इधर गया तो ये हो जाएगा बेटा 0.4 इज इक्वल टू म्यू -1। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1.4, ठीक है। कोई दिक्कत की वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर दे रखा है यहाँ पर, म्यू की वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, अल्फा डिवाइडेड बाय 10 के बराबर दे रखा है। तो अल्फा डिवाइडेड बाय 10, म्यू की वैल्यू हमने निकाल ली 1.4 इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 10। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1.4 इंटू 10, पॉइंट हटा यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14। तो आंसर इज 14। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि आ डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 1.4 डज 100 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क डन दे रखा है आपका, वर्क डन कितना दे रखा है, पी डेल्टा वी, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है, और जो की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 जूल दे रखी है। आपको हीट निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। हीट निकालना है, तो हीट कितना होता है बेटा, एन सी पी डेल्टा टी। एन सीपी की जगह पे, अगर सीपी की जगह पे हम 7/2 इंटू आर लिख लें,
तो ये जाएगा 7/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो Q इज इक्वल टू एन। अच्छा, एक काम करते हैं इसको, एन आर डेल्टा टी, जरा देखो एन आर डेल्टा टी की जगह पे क्या 100 जूल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो 7/2 इंटू 100, ही कट गया 50 से, ये कितना आ गया 7 5 35, 350 जूल। तो हीट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 350 जूल। तो आंसर आपका कितना आ गया? 350 जूल। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, पार्ट 1, और यहाँ से हमने 43 44 से क्वेश्चन उठाया, 50 तक यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। तो थैंक यू क्लास, यहाँ पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है।